नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि पश्चिम एशिया में संघर्ष का ताज़ा अपडेट क्या है, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की हकीकत क्या है और ट्रंप की ईरान को अंतिम चेतावनी के क्या मायने हैं। इसके अलावा एपिसोड में हम चर्चा करेंगे स्पेन के सेउटा में प्रवासी संकट का। विशेषज्ञ से जानेंगे कि क्या ये महज प्रवासी संकट है या कोई बड़ी साजिश। क्या है इसका अफ्रीका, अल्जीरिया और इजराइल कनेक्शन। यूरोप क्यों इससे बड़ा खतरा महसूस कर रहा है। साथ ही आपको बताएंगे अमेरिका में एकाएक कैसे जल गईं 700 इमारतें। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज। कतर ने कहा बातचीत को आगे बढ़ाने में जुटे मध्यस्थ। दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावों का आदान प्रदान, सीधी बातचीत की कोई योजना नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी, कहा यह समझौते के लिए आखिरी मौका। ईरानी राष्ट्रपति बोले नहीं बढ़ाना चाहते जंग। हॉर्मुज में मालवाहक जहाज पर हमला, एक नाविक लापता। गहराता जा रहा है हुती और सऊदी अरब के बीच तनाव। हुती का नजरान एयरपोर्ट पर हमले का दावा, ड्रोन से बनाया निशाना, कहा यमन की हवाई सीमा उल्लंघन के जवाब में की गई कार्रवाई। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर तेज किए हमले। यूक्रेन का रूसी ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज को निशाना बनाना जारी। समारा का गोदाम जलकर खाक। तुर्की की काला सागर में शांति बनाए रखने की अपील। पीओके में कथित चुनावी प्रक्रिया पर भारत ने उठाया सवाल। दमन और मानवाधिकार उल्लंघन का पाकिस्तान पर आरोप। कथित चुनाव को भारत ने बताया ढकोसला। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। ईरान को लेकर अमेरिका की चेतावनी एक बार फिर और कड़ी हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि तेहरान के साथ पर्दे के पीछे बातचीत जारी है, लेकिन समझौते के लिए समय बेहद कम बचा है। उधर ईरान के भीतर सत्ता संघर्ष और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे की अटकलों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर पर बढ़ता तनाव पूरे पश्चिम एशिया को एक बार फिर अस्थिरता की ओर धकेलता दिखाई दे रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ईरान के अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि तेहरान के साथ वार्ता जारी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के पास नया समझौता करने का ये आखिरी मौका है, वरना उसे बड़े सैन्य हमले का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे खाड़ी देशों के अनुरोध पर ही कूटनीतिक रास्ते को एक और मौका दिया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने अपने बयान में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अब सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, समझौता करे या पूरी तरह सरेंडर। उन्होंने कहा कि बातचीत को लेकर ईरानी नेतृत्व दोहरा रवैया अपना रहा है। पहले बातचीत करने की भीख मांगता है, फिर मुकर जाता है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान में बढ़ते सत्ता संघर्ष की चर्चाएं भी तेज होती जा रही हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि पेजेश्कियान ने यह कहकर इन अटकलों को खारिज कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। ये बयान उन दावों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि पेजेश्कियान कई बार इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि पेजेश्कियान 28 बार इस्तीफा देने की धमकी दे चुके हैं। इजराइल के एक चैनल ने कहा है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान को साफ संदेश दिया है कि भविष्य में इस्तीफा देने की बात कही तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा।
हालांकि ईरानी अधिकारियों ने इस रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े मुद्दों को लेकर IRGC का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच ईरान में विदेश मंत्री अब्बास आरागची को लेकर भी राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। कुछ सांसद उनके खिलाफ महाअभियोग की तैयारी कर रहे हैं। वरिष्ठ सांसद हुसैन अली हजीदेगिलानी के हवाले से एक ईरानी अखबार ने कहा है कि आरागची के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबूत और जरूरी दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। उधर होर्मुज स्ट्रेट में तनाव कम नहीं हो रहा है। ओमान के करीब एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ है। हालांकि हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद क्रू मेंबर्स को जहाज छोड़ना पड़ा। फिलहाल एक नाविक लापता है। उधर लाल सागर में भी तनाव बरकरार है। यमन के हूती की धमकी के बाद सऊदी अरब के 6 सुपर टैंकरों ने अपना समुद्री रास्ता बदल दिया है। जहाजों की ट्रैकिंग करने वाले डेटा के मुताबिक ये टैंकर अब लाल सागर से गुजरने के बजाय अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से का लंबा रास्ता अपना कर जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष वी पंत, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बात करेंगे। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल यही है कि बातचीत को लेकर के दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये बातचीत का जो सिलसिला है ये काफ़ी समय से हमने देखा है कि ऊपर नीचे हो रहा है और बीच में बल प्रयोग होता है, उसके बाद फिर कोशिश की जाती है कि बातचीत हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि खासकर ईरान की तरफ से एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बातचीत को लेकर हो रही है, क्योंकि ईरान के अंदर काफ़ी सारे जो डिविजन्स हैं वो उभर कर आ रहे हैं, जैसा आपकी रिपोर्ट भी बता रही थी। और अमेरिका की तरफ से ये ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव है कि वो इस युद्ध को किसी भी तरह ख़त्म करें। मध्यावधि चुनाव की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है और उन चुनावों में जो ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हैं वो लगातार नीचे जा रही हैं। तो कहीं पर ट्रंप के ऊपर दबाव ज़रूर है कि नेगोशिएशंस हों, लेकिन ईरान और ईरान के अंदर की जो राजनीति है वो एक ऐसे मोड़ पर आज खड़ी है जहां पर एक अगर अमेरिका जैसा जो परेशानी में पड़ा हुआ है और जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कभी वो कहते हैं कि नेगोशिएट करेंगे, कभी वो कहते हैं लड़ाई करेंगे, तो मुझे लगता है वो ईरान के अंदरूनी हालात को बयान कर रहा है और इसको लेकर मुझे लगता है कि कोई नेगोशिएशंस या कोई वार्ता बहुत सक्सेसफुल होती नज़र शॉर्ट टर्म में तो नहीं आ रही। एक सवाल और है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है कि ये ईरान के लिए अंतिम मौका है, तो क्या इसके बाद कोई और कड़ा कदम अमेरिकी राष्ट्रपति उठा सकते हैं? देखिए, उन्होंने ये कोशिश कर ली है और कई बार उन्होंने नेगोशिएशंस जब भी फेल हो रहे हैं, एमओयू आपको याद होगा, एमओयू साइन किया गया था, बड़े दावे किए गए थे और उसके बाद जब वो एमओयू कहीं नहीं पहुंचा तो फिर उन्होंने एक बार फिर बल प्रयोग की तरफ वो बढ़े। तो एस्केलेशन और नेगोशिएशन ये दोनों साथ साथ अमेरिकी जो रणनीति है उसमें चल रहे हैं। एस्केलेशन और बल प्रयोग को लेकर हमने देखा है कि बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल है वो अभी भी ईरान के पास है और ईरान ने उसको जिस तरह से वेपनाइज किया है उससे दुनिया भर का प्रेशर भी अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है कि जो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था युद्ध से पहले, वो युद्ध के बाद अभी परेशानी में नजर आ रहा है। तो अमेरिका की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इसको कैसे खुलवाए। तो मुझे लगता है प्रेशर अमेरिका के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है और अगर ये नेगोशिएशंस नहीं आगे जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार कोशिश करेंगे कि वो एस्केलेशन करें, किसी तरह का बल प्रयोग करें। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 5 महीनों में तो ये बल प्रयोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया है। इस सब के बीच जो ईरान का रवैया है, कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो मुस्तबा रजीम है वो कहीं ना कहीं ईरान के लोगों में या ईरान के बाहर जो उनके समर्थक हैं उनमें अपनी पैठ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है इस पूरे माहौल के बीच? जी बिल्कुल, जो इस्लामिस्ट रजीम है और जो कट्टरपंथी हैं वो ईरान के अंदर वो ज़रूर एक बार फिर सशक्त हो गए हैं और उनकी तो सारी जो एक क्रेडिबिलिटी है वो अमेरिका के सामने खड़े रहकर बनती है। तो अगर अमेरिका ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आएगा और वो अमेरिका के अगेंस्ट खड़े नज़र आएंगे तो उनका जो बेस है वो और उनको समर्थन देगा। और इसीलिए जो आप पशुपेश देख रहे हैं प्रेसिडेंट और सुप्रीम लीडर के बीच में ईरान में, वो नज़र आ रहा है क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो पॉपुलरली इलेक्टेड हैं, उनको रिलेटिवली मॉडरेट माना जाता है और वो ये बार बार कह रहे हैं कि मुझे युद्ध आगे नहीं बढ़ाना है।
लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि IRGC और जो सुप्रीम लीडर है उनका अलग एजेंडा चल रहा है। तो वो एजेंडा डायरेक्टली अमेरिका और इजराइल की जो ऑपोजिशन है उसको लेकर अपना जो पोजीशन है उनकी, उसको ज्यादा सशक्त करने में लगा हुआ है। तो कई तरह के तार इससे जुड़े हुए हैं, और जो अंदरूनी, मुझे लगता है ईरान में जब तक एक अंदरूनी बदलाव नहीं आएगा या एक अंदरूनी एक ट्रेजेक्ट्री नहीं बनती है किसी डायरेक्शन में, तब तक इस युद्ध में उथल पुथल मची रहेगी, ऊपर नीचे हम देखते ही रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो अराक्ची और पेजेश्कियान को घेरने की वहां पर कोशिश हो रही है, ये ईरान के अंदर कितना गंभीर है, ये दरार कितनी गंभीर है वहां पर? देखिए, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में ईरान में हमेशा कहा जाता था कि एक दरार बनी हुई हमेशा रहती है, लेकिन अभी क्योंकि युद्ध स्थिति है, और युद्ध में हमने देखा है कि किसी भी देश में रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट होता है कि आप अगर युद्ध अपने दुश्मन से कर रहे हैं तो एक घरेलू जो टेंशन्स हैं वो एक तरह से कम हो जाते हैं, और लोग एक तरह से ज़्यादा अपने नेशनलिज्म को प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस समय जो IRGC है वो उस नेशनलिज्म को टैप करना चाह रहा है, और उसमें जो मुश्तबा खमैनी है उनका रोल इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार जो नेगोशिएटर्स हैं वो प्रेशर में आ रहे हैं। आपने जिक्र किया कि किस तरह से अराक्ची साहब के खिलाफ महाभियोग की बात हो रही है पार्लियामेंट में, तो वो जो सारे जो हार्डलाइनर्स हैं उन्होंने ये पोजीशन ली है कि किसी भी कंडीशन में अमेरिका के सामने हम झुकते हुए नहीं नजर आएंगे, और जो भी नेगोशिएट कर रहा है उसके लिए बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है वही समस्या की बात डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार कहते हैं, और उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कभी ईरान की तरफ से एक हाथ बढ़ाया जाता है फिर वो हाथ वापस खींच लिया जाता है। अंतिम सवाल सर, ये लाल सागर में जो हुथी और सऊदी अरब को लेकर के वहां पर हम देख रहे हैं कि सऊदी के कई जो शिप हैं वो अफ्रीका के रास्ते वो डाइवर्ट हो रहे हैं, और हुथी भी लगातार सऊदी के कई जगहों पे हमले कर रहा है। ये मामला किस ओर जा रहा है? देखिए, ये बड़ा सीरियस एक इशू खड़ा हो गया है दुनिया में, किस तरह से जो ट्रेडिंग चोक पॉइंट्स हैं, मैरिटाइम चोक पॉइंट्स हैं, उनको किस तरह से वेपनाइज किया जा रहा है। और मुझे लगता है जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ किया है उसको लेकर अब सारे जो चोक पॉइंट्स के चारों तरफ देश हैं और एक्टर्स हैं वो उसको वेपनाइज करने में लगे हुए हैं, और इसीलिए रेड सी का जो मुद्दा है बड़ा सीरियस हो गया है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और रेड सी दोनों ही काम नहीं करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमी में किस तरह का प्रेशर बनेगा। ऑलरेडी हम अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप से ज़्यादा ट्रैफिक देख रहे हैं, और मुझे लगता है ये आने वाले समय में बहुत परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि अभी तक अगर ये समस्या, जैसा कि बार बार कहा गया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की हम बात करें वो अगर आज भी समस्या का समाधान हो जाता है तब भी उसको महीनों लगेंगे वापस से पटरी पर आने में, और अगर इसके साथ रेड सी भी जुड़ जाती है तो मुझे लगता है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफी परेशानी वाले दिन आने वाले हैं। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमको यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। स्पेन की सीमा पर अचानक उमड़े हजारों अवैध प्रवासियों ने पूरे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 70,000 लोग मोरक्को से कुछ ही घंटों में स्पेन के सेउता इलाके में पहुंच गए। समुद्र के रास्ते सेउता पहुंची भीड़ ने स्पेन को सेना तक उतारने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सिर्फ अवैध प्रवासन का मामला है या इसके पीछे पश्चिमी सहारा और कूटनीतिक राजनीति का भी कोई बड़ा खेल छिपा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पिछले दिनों दुनिया ने स्पेन में एक अप्रत्याशित और भयावह मंजर देखा। स्पेन ने इसे अपने ऊपर अवैध प्रवासियों का हमला बताते हुए इस चुनौती पर किसी तरह काबू तो पा लिया, लेकिन इस घटना ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। यूरोपीय संघ ने अवैध प्रवासन की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त कार्रवाई का आह्वान किया है। दरअसल पिछले दिनों खबर आई कि मोरक्को से करीब 50,000 प्रवासियों ने स्पेन के एक हिस्से सेउता पर अचानक हल्ला बोल दिया।
बताया गया कि समुद्र में तैरकर ये प्रवासी स्पेनी क्षेत्र में पहुंचे। इन्हें नियंत्रित करने और दोबारा मोरक्को भेजने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। स्पेन के मुताबिक अब तक 69,500 प्रवासी मोरक्को लौट चुके हैं। स्पेन की सीमा में अब तक 72 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि मोरक्को में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल सेउता स्पेन की मुख्य भूमि के बजाय अफ्रीकी देश मोरक्को से सटा हुआ स्थित है। इसके अलावा मेलिला भी स्पेन का ही क्षेत्र है। स्पेन और मोरक्को के बीच में स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। यहाँ सबसे कम दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर की है। लोग सोच रहे हैं कि प्रवासी जिब्राल्टर स्टेट को क्रॉस करके आए, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि स्पेन ने मोरक्को से लगने वाली अपनी सीमा पर मजबूत फेंसिंग कर रखी है, लिहाजा इधर से आना थोड़ा मुश्किल है और अगर आ भी गए तो उन्हें बिना कागजी कार्रवाई के वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन इसी बीच स्पेन की सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि समुद्र के रास्ते स्पेन के क्षेत्र में दाखिल होने वाले लोगों को तुरंत वापस ना भेजा जाए। ये फैसला जैसे मानव तस्करों और अवैध प्रवासियों के लिए लॉटरी हाथ लग गई हो। बड़ी संख्या में प्रवासी जमीनी सीमा के बजाय समुद्र में तैरकर सेउता पहुंच गए। अचानक पहुंचे प्रवासियों के रेले ने कई आशंकाओं और अटकलों को जन्म दे दिया। 1956 में आजाद होने के बाद से ही सेउता और मेलिला क्षेत्र पर मोरक्को अपना दावा ठोकता रहा है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ सीमा तक पहुंचना बिना सरकारी जानकारी के संभव नहीं है। हालांकि मोरक्को ने सीमा सुरक्षा में ढील के आरोपों को खारिज कर दिया है। जानकारों का मानना है कि मोरक्को के इस कदम के पीछे पश्चिमी सहारा का मुद्दा हो सकता है। कभी पश्चिमी सहारा स्पेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब मोरक्को के नियंत्रण में है। संयुक्त राष्ट्र इसे विवादित क्षेत्र मानता है और एक अलगाववादी पोलिसारियो फ्रंट स्वतंत्रता का आंदोलन चला रखा है। अल्जीरिया समेत कई देश इसका समर्थन करते हैं। मोरक्को चाहता है कि दुनिया पश्चिमी सहारा पर उसके नियंत्रण को स्वीकार करे। कुछ जानकार पूरे मामले को अमेरिका और इजराइल की राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। दोनों देशों के मोरक्को के साथ मजबूत संबंध है, जबकि फिलिस्तीन के मुद्दे पर स्पेन के साथ संबंध काफी खराब हो गए हैं। कई लोग इसे स्पेन पर दबाव बनाने की राजनीति के तौर पर देख रहे हैं। सेउता संकट के बाद यूरोपीय देशों में भी मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। इटली ने स्पेन के साथ शेंगेन व्यवस्था को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, जबकि फिनलैंड और डेनमार्क ने इसका समर्थन किया है। अवैध प्रवासियों की समस्या सिर्फ स्पेन की ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की है। इससे कैसे निपटा जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हर्ष वी पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। हर्ष जी, अगर हम जानें तो ये केवल क्या एक अवैध प्रवासन का मामला है कि एक जगह से अच्छे भविष्य के लिए दूसरी जगह पे लोग घुस गए, या इसके पीछे बहुत एक कूटनीतिक और इलाके की जो राजनीति होती है वो जुड़ी हुई है? नहीं, देखिए, इसमें तो ये जो एपिसोड हुआ है और इस तरह का जो एपिसोड है ये जो स्पेन और मोरक्को के बीच में जो कूटनीतिक संबंध हैं उनको लेकर देखा जाना चाहिए। जब भी मोरक्को को स्पेन के ऊपर प्रेशर बनाना होता है तो वो इस तरह की जो लैक्सिटी है, जो अपने जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उनको थोड़ा सा लैक्स कर देता है और उनको पहले भी ये हो चुका है। पहले 10,000 एक समय में 10,000 लोगों ने एक साथ एंटर किया था स्पेन में, सेउता में। तो वो ये एक लगातार प्रेशर पॉइंट मोरक्को के पास है स्पेन को लेकर, और स्पेन जब भी अल्जीरिया के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाता है तो मोरक्को प्रेशर डालने के लिए ऐसा करता है। लेकिन इस बार जो नंबर देखे गए वो बहुत ज़्यादा थे, और इसका मुझे लगता है जो एक दुनिया भर में एक इमिग्रेशन को लेकर जो सेंटिमेंट बन रहा है और खासकर यूरोप में जो बन रहा है उसके लिए ये बहुत परेशानी की बात है। क्योंकि जैसा हमने देखा कि जैसे ही ये इशू हुआ उसके बाद यूरोप के अंदर ही, ईयू के अंदर ही डिफरेंसेस उभर कर आए। तो मुझे लगता है एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इसको यूज़ किया ज़रूर गया, लेकिन इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे यूरोप के लिए और उस पूरे रीजन के लिए। क्या फ़लस्तीन, इजराइल, इसको लेकर के जो स्पेन का रवैया रहा पिछले कुछ दिनों में, ये भी इसके पीछे एक कारण है? कुछ विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि एक इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन इसका कोई बहुत सबूत हमारे पास नहीं है कि इस तरह से इस मात्रा में लोग आएंगे। और इसके लिए बहुत क्योंकि एक
यूरोप को लेकर, स्पेन को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर एक नेचुरल अट्रैक्शन तो है ही कि हम अगर स्पेन में चले जाएं, सेउता में चले जाएं, तो उसके बाद हम यूरोप जा सकते हैं। तो उसको ये एक दूरगामी एक चैलेंज स्पेन के लिए हमेशा से रहा है, ये जो मेलेला और सेउता की जो दो टेरिटरीज हैं वहाँ पर, उनको लेकर। और हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल ने कुछ इनडायरेक्टली मोरक्को से कहा हो कि प्रेशर बनाए, लेकिन इसका कोई बहुत एविडेंस ऑन द ग्राउंड अभी नजर नहीं आ रहा है। यूरोप के लिए कितना बड़ा खतरा है ये, क्योंकि यूरोप में काफ़ी चिंता इसको लेकर के व्यक्त की जा रही है। वहाँ पर एक बैठक भी हो रही है। इटली ने जो शेंगेन वीज़ा है वो सस्पेंड कर दिया है स्पेन का, और डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देश भी स्पेन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि स्पेन कह रहा है कि सेउटा जो है वो शेंगेन इलाके के अंदर नहीं आता। यूरोप के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमने पिछले ही कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट यूरोप में बढ़ रहा है। राइट विंग जो फार राइट फोर्सेस हैं, जो स्ट्रॉन्ग एंटी इमिग्रेंट पोजीशंस लेती हैं, वो पावर में आ रही हैं उनकी। और ये ऐसे देशों में, फ्रांस, जर्मनी, बड़े बड़े देशों में हमने देखा कि किस तरह से फार राइट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। पब्लिक परसेप्शन इमिग्रेशन के खिलाफ है। तो ऐसा जब होता है तो उसमें पॉलिटिशियंस के ऊपर, पॉलिसी मेकर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। स्पेन के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो अपनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको ठीक करे। और जैसा आपने जिक्र किया कि इटली ने तो इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया था शेंगन शेंगन वीज़ा की जो सुविधा थी, और उसके बाद और भी देशों ने सपोर्ट किया इटली को इस मामले में, हालांकि उन्होंने कोई सस्पेंशन नहीं किया। तो डिविजन्स जो हैं यूरोप में इस मुद्दे को लेकर सामने आए, और जो अभी जो मीटिंग्स चल रही हैं, उसमें कोशिश की जा रही है कि एक यूनिफाइड अप्रोच इमिग्रेशन को लेकर बनाना पड़ेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर यूरोप को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो माइग्रेंट्स हैं ये सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेंगे। अगर ये यूरोप में स्पेन में आते हैं तो ये फिर वहाँ से पूरे यूरोप के लिए एक समस्या बन सकते हैं। और ऐसे समय जबकि एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट हाई है, कोई भी पॉलिसी मेकर, कोई भी राजनेता इस मुद्दे को आसानी से नहीं जाने दे सकता। तो मुझे लगता है वो प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। सर, एक अंतिम सवाल है कि ये जो स्पेन है और इसका जो इलाका है सेउटा, इसके बीच से एक काफ़ी महत्वपूर्ण, जिस तरह से हम बाब अल मंदेब या इसकी बात करते हैं, हॉर्मुज की बात करते हैं, वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वहाँ पर है। क्या उस संदर्भ में भी भविष्य में चिंता करने की कोई ज़रूरत है इसको लेकर के? देखिए, ट्रेडिंग पॉइंट्स के तौर पर तो चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से और सी बेस्ड इमिग्रेशन को लेकर ये मुद्दा शुरू हुआ था। जैसा आपकी रिपोर्ट ने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेन में वर्डिक्ट दिया था कि ये जो लोग सी से आ रहे हैं उनको आप इमीडिएटली डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो जो वहां से ये मुद्दा शुरू हुआ, और मुझे लगता है उस मुद्दे को लेकर स्पेन के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर अब एक रिवर्सल की संभावना बढ़ जाती है। और ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, इसको पूरा यूरोप एक तरह से अब दूसरे लेंस से देखना शुरू करेगा, क्योंकि उसके लिए इमिग्रेशन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। और अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है तो वहां पर किस तरह की सिक्योरिटी हो, किस तरह से उसको इमिग्रेशन कंट्रोल हो, वो मुझे लगता है यूरोप को फिर से देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग किया गया लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, संक्षेप में सर। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना बनता जा रहा है कि सोशल मीडिया को आप मोबिलाइज करने के लिए इस्तेमाल करें, और उसके बाद जिस तरह से अल्टरनेटिव नैरेटिव्स को क्रिएट किया जाता है और उन अल्टरनेटिव फैक्ट्स को, डिसइंफॉर्मेशन को यूज करके लोगों को पुश किया जाता है, वो मुझे लगता है इस मुद्दे पर भी सामने आया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। वॉशिंगटन के स्पोकन शहर के बाहरी इलाकों में लगातार तीसरे दिन भी लगी भीषण आग ने कम से कम 700 इमारतों को जलाकर खाक कर दिया। वहीं राज्य के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले इस शहर और इसके आसपास के हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। दमकल विभाग यहां आग बुझाने की कोशिशों में लगातार जुटा हुआ है। इसके अलावा पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में भी हफ्तों से दर्जनों जगहों पर आग लगी है, जिससे बड़े इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है।
यूरोप में डॉन्यूब नदी में सूखे के कारण पानी की कमी से बड़ी परेशानी शुरू हो गई है। यहाँ आसपास के देशों में बिजली बनाने वाले परमाणु रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए इस नदी के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। नदी में पानी कम होने के कारण रिएक्टर्स में दिक्कत आ रही है। इस सब के बीच रोमानिया ने एक चट्टान में ब्लास्ट कर नदी का पानी अपने रिएक्टर्स की ओर मोड़ा है। वहीं हंगरी ने कहा है कि उसके रिएक्टर्स में भी नदी के पानी के कारण कूलेंट की कमी हो गई है, जिससे रिएक्टर्स अब सिर्फ 2 ही दिन चल सकते हैं। दक्षिण कोरिया में भारी हीट वेव के कारण 16 लोगों की मौत हो गई। इस सब के बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जियुंग ने अधिकारियों से देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर से प्रभावित लोगों के लिए सहायता बढ़ाने का आग्रह किया है। वहीं पिछले हफ्ते टोक्यो के तामा जूलॉजिकल पार्क में 3 शेरनियों की मौत हो गई, जिनकी वजह हीट स्ट्रोक मानी जा रही है। पार्क के 62 साल के इतिहास में शेरों की आबादी में गर्मी से जुड़ी ये पहली मौत है। यूक्रेन ने सोमवार रात रूस के 3 गोदामों पर ड्रोन हमले किए। इनमें ऑनलाइन रिटेलर वाइल्डबेरीज के 2 गोदाम शामिल थे। हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। वहीं रूस ने यूक्रेन के सूमी इलाके में लॉजिस्टिक हब पर हमले का दावा किया है। इस बीच क्रीमिया में एक रूसी सैनिक ने अपने साथियों पर गोली चला दी, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। जापान ने चीन, उत्तर कोरिया और रूस से बढ़ते सुरक्षा खतरे को देखते हुए अपनी रक्षा क्षमताएं मजबूत करने का फैसला किया है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कहा कि देश को तत्काल कार्रवाई और संकट की भावना के साथ सेना को मजबूत करना होगा। जापान के नए रक्षा श्वेत पत्र में कहा गया है कि चीन क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में चीन, रूस और रूस उत्तर कोरिया के बढ़ते सैन्य सहयोग पर भी चिंता जताई गई है। वेनेजुएला में 24 जून को आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,125 हो गई है। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 6,462 लोगों को बचाया गया, जबकि 60,992 लोगों का अस्पतालों में इलाज किया गया। वहीं 28 देशों ने राहत सामग्री भेजी है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए देशों का आभार जताया है।